अब देखो 2 मिनट के बाद किसी ने ऑफ कर दी। अपना नुकसान करोगे, नहीं करोगे तो ना सही। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी। सर आपकी स्क्रीन नहीं क्लियर है, सही शो नहीं हो रही। एक मिनट है। मुझे नहीं आइडिया ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर वो पिन नहीं की होगी। जी सर वो पिन नहीं की होगी, इस वजह से नहीं आ रही होगी। स्पॉटलाइट कर दो ना, वो क्या करते हो इसमें। पिछली क्लास में भी स्टूडेंट ने किया तो ठीक हो गई थी, तो मुझे आइडिया नहीं कहाँ से होगा। बाकी को सही नजर आ रहा है? हाँ, आप स्पॉटलाइट कर दिया ना किसी ने, आप ठीक है, क्लियर है। आप चेक करो। ठीक है। अच्छा सर, ये 712448 है। 712448 है। ओके, 712448 ओके। अब 31 दिसंबर 2018 को आइएगा। अब यहां जरा खास तौर पे देखिएगा, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 712448 ओपनिंग बैलेंस आ गया लाइबिलिटी का। अब मैं 12% कैलकुलेट इसलिए नहीं करूंगा कि इसका डिफरेंस आना है, लिहाजा करना क्या है कि पेमेंट कर रहे हो 800,000 की। यकीनी बात है कि जब मैं पेमेंट करूंगा 800,000 की तो लाइबिलिटी का बैलेंस जीरो हो चुका होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइनेंस कॉस्ट होगी, यानी 800,000 712448, यानी आप खुद कह रहे हो कि मैंने 712448 पे करना है और मैं पे कर रहा हूं 800,000। जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूं वो फाइनेंस कॉस्ट ही तो है, तो लिहाजा इसका दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, कितना आया? 87552 87552 ठीक है जी, ये स्केड्यूल बन चुका है आपका। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम जरा डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ 1 साल का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, 1 साल का आपका जर्नल एंट्रीज पास करता हूं। तो पहले जरा जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं। तो पहली एंट्री होगी, ये सारा कुछ स्केड्यूल से बन जाएगा हमारा 3 जनवरी 2016 को, जब मैं पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है, और जब पेमेंट कर रहा हूं तो ये बात है, यही मेरी कमेंसमेंट डेट भी है, तो लीज रिकॉग्नाइज होगी। मैं डेबिट करूंगा राइट ऑफ यूज एसेट। ये अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, अगली एंट्रीज में जाकर मैं राइट ऑफ यूज एसेट की जगह ROU लिखूंगा। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगी लीज लाइबिलिटी। मैं लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगा और ये अमाउंट जो है, ये जो अभी आपने कैलकुलेट की, जिस पर मैंने इसको स्टार्ट करना है, 3.2 मिलियन। सर बोर्ड की वो वाली साइड शो नहीं हो रही। कौन सी वाली? राइट साइड शो हो रही है, बाकी स्टूडेंट्स को हो रही है? सर दूसरी साइड जो अभी जहाँ लिख रहे हैं। सर हो रही है शो। हो रही है तो आप अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को? हाँ, मोबाइल को रोटेट कर दें। क्योंकि मुझे भी बोर्ड नजर आ रहा है स्क्रीन पे और मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उसके दरमियान में लिख रहा हूँ। अगर आपने मोबाइल पे ऑन किया हुआ है तो इसका मसला हो सकता है, लैपटॉप पे ऑन करो। सर अगर मोबाइल पे ऑन किया हुआ है तो जूम इन हुआ होगा, जूम आउट कर दे, ठीक हो जाएगा। उनको बोले स्क्रीन को पिंच कर दे। जी, इसको अब सुन लिया आपने, जूम आउट कर लो ना, चल हो जाएगा। गया सर, हो गया, थैंक यू। चले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इज़्ज़ातिही जलालिही व तातिमुस सालिहात। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज पर। ओके,
अब इसे आगे चलिए। 3 जनवरी 2016 के बाद इसी डेट को मैं पेमेंट कर रहा हूं और पेमेंट कर रहा हूं 1280। तो क्या एंट्री बनी? लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट कर देते हैं, ये क्रेडिट हो जाएगी। ये डाउन पेमेंट हमने कर दी 1280,000। अब जब साल खत्म होगा तो 3 एंट्रीज करनी है, 3 एंट्रीज। सबसे पहले 31 दिसंबर 2016, इसमें कोई नहीं है कि जिसको मर्जी आगे पहले कर लो, चाहे एसेट को कर लो या लाइबिलिटी को। मैं लाइबिलिटी को पहले लेता हूं। सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट रिकॉग्नाइज करो। इस साल की फाइनेंस कॉस्ट है 230,400, तो इसकी डेबिट करूंगा मैं फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होगा। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और जैसे हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड के मुताबिक लीज लाइबिलिटी शेल बी इंक्रीज बाय इट्स फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। तो जो हमारी कैलकुलेट हुई 230,400, और उसके बाद फिर जब मैं रेंटल पे करूंगा उसकी एंट्री आएगी 31 दिसंबर को, और रेंटल पेमेंट लीज लाइबिलिटी को कम करेगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी वुड बी डेबिटेड, लीज लाइबिलिटी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और ये अमाउंट आएगी 800,000। और उसके बाद मैं डेप्रिसिएट करूंगा एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। उसकी एंट्री होगी, वो सिंपल एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और चूंकि 3 इयर्स की लीज पीरियड है और एसेट की यूजफुल लाइफ क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं दी हुई, अगर नहीं दी हुई तो हम 3 इयर्स पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो 3 इयर्स पे आप इसको डेप्रिसिएट कर दो। राइट ऑफ यूज एसेट है 3.2 मिलियन, इसको 3 पे डिवाइड करें क्योंकि कोई रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट्स में आएगा 1067 106666 ठीक है, 106667 कर दिया मैंने राउंडिंग में। ठीक है जी, ये एंट्रीज होंगी 1 साल की। ठीक है, हमने 1 साल का करना है। अब 1 साल का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। को यहां से डिस्क्लोजर शुरू होना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डिस्क्लोजर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब चूंकि मुझे अरेज करना है, इसको अरेज नहीं करूंगा मैं इसको अरेज करूंगा। ठीक है, या इसको मैं कर देता हूं प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेट की, इसको कर देता हूं। कैजुअल नहीं करना चाह रहा, इसी से सब कुछ बनाना है। देखो, आप सबसे पहले बनाओगे एक्सट्रैक्ट आ रहा है नजर सर। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओसीआई। एसओसीआई में सिर्फ 2 अमाउंट आनी है। ईयर 8 का बना रहा हूं, ईयर 8 सॉरी इसका 31 दिसंबर 2016 का। तो कौन कौन सी अमाउंट आएंगी जी यहां पर बोलिए, आप खुद देखिए। सर फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक्सपेंस। जी, गुड, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो फाइनेंस कॉस्ट के लिए मैं रेफरेंस दे देता हूं वर्किंग नंबर 2 का, और फाइनेंस कॉस्ट आएगी 230,400। इसी तरह सेकंड आएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एंट्रीज में, वहीं से ले लेते हैं 106667, और इसको माइनस में शो कीजिएगा, दोनों एक्सपेंस है। अब जनरल एंट्रीज की जगह मैं सबसे अहम चीज बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट, जहां पर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद डिस्क्लोजर। तो लिहाजा इसको अरेज कर रहा हूं। सर 17 का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाएंगे? जी नहीं, सिर्फ 16 का बना है, 1 साल का। ठीक है सर। ओके जी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओएफपी। एसओएफपी
नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में हमारी मुख्तलिफ हेडिंग होती हैं। अब यहां जरा स्टैंडर्ड की वर्डिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर तो राइट ऑफ यूज एसेट IAS 16 में फॉल करता है, जैसे कि इसमें कर रहा है, ये हमारा एसेट कौन सा था, मशीन, तो ये IAS 16 में फॉल कर रही है, तो आप स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप IAS 16 में भी इसको शो कर सकते हो, PPE में भी, एंड एज अ सेपरेट एसेट भी शो कर सकते हो, राइट ऑफ यूज एसेट। ठीक है, यानी आप उसमें मर्ज करके भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हम स्टैंडर्ड इस वक्त कर रहे हैं IFRS 16 लीजिंग से रिलेटेड, तो रिकमेंडेड यही है कि हम इसको सेपरेटली शो करें, राइट ऑफ यूज एसेट। और ये एक्सट्रैक्ट एज एट है, यू नो, एज एट 31 दिसंबर 2016। तो राइट ऑफ यूज एसेट की क्या अमाउंट आएगी, 3.2 मिलियन का एसेट था, जिसमें से कुछ डेप्रिसिएट हो चुका है, 1/3 वैल्यू। जी जी पूछिए। तो 3.2 मिलियन का एसेट था, जिसमें से 1,066,667 डेप्रिसिएट हो चुका है, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2,133,333। ये राइट ऑफ यूज एसेट आएगा। हाँ, अब जो चीज मैं करने लगा हूं, बड़े ध्यान से मुझे बताइएगा, लीज लाइबिलिटी कितनी है। 31 दिसंबर स्केड्यूल पे आना है। एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, यहां से डेट चेक करें, ये 31 दिसंबर, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लीज लाइबिलिटी का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, तो मेरी लीज लाइबिलिटी कितनी है, 1350,400, ये मेरी लीज लाइबिलिटी है। बट टेल मी वेदर इट इज अ करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट है सर। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट। करंट नॉन है। करंट लाइबिलिटी। याद रखिए, इट इंक्लूड्स बोथ एलिमेंट्स। This liability includes current liability as well as non-current liability. Now we had to split it into two portion. Current portion अलग शो करोगे, non-current अलग करोगे। Current और non-current की definition तो आपको मालूम है। Any liability which will be payable in the very next year is known as current liability, and any liability which is payable after 1 year is known as non-current liability. अब ये जो amount पे करनी है मैंने, इसमें से अगले साल भी कुछ अमाउंट पे करनी है। 31 दिसंबर 2017 को जो मैं कर रहा हूं वो मेरी करंट लाइबिलिटी होगी और बाकी सारा पोर्शन नॉन करंट होगा। अब इसलिए इसको जब मैं यहां डिस्क्लोजर में एक्सट्रैक्ट में आता हूं तो दोनों में लिखूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी, पहले हेडिंग देता हूं और इसमें मैं लिखता हूं लीज लाइबिलिटी, और फिर दूसरी हेडिंग दूंगा करंट लाइबिलिटी, और इसमें भी लिखूंगा, इसमें पूरा लिखूंगा करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी और पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी लाइबिलिटी यही है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1,350,400। तो एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक एक ही प्रिंसिपल है। जो ये पोर्शन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अगले साल पेमेंट करनी है, वो करंट लाइबिलिटी, यानी मैंने अगले साल जो पेमेंट करनी है वो 800,000 है, लेकिन इसमें अगले साल की फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल होगी। मैंने जो लाइबिलिटी यहां शो करनी है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 800,000 में से 162,048 लेस कर दो तो क्या वैल्यू आएगी, वो मेरी करंट लाइबिलिटी होगी। 800,000 माइनस 162,048, 637,952। 952, दिस इज करंट लाइबिलिटी। और ये जो अमाउंट आ रही है 712,448, इससे सामने, दिस वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी, 712,448। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी को, तो एग्जैक्टली 1350,400 ही आएगा। यू कैन चेक इट।
इन दोनों को ऐड करो तो 13,50400 आएगा। तो लिहाजा आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक हो गया जी। अब यहां पर नोट्स लिखोगे। अब ये नोट डिस्क्लोजर है, यहां पर नोट्स मैं दे देता हूं 7 कोई भी नंबर दे दो, कोई भी नंबर दे सकते हो, 1 2 3 के अलावा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नोट 1 होता है कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस, नोट 2 होता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और नोट 3 होता है हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो नोट 4 5 कोई भी आगे लिख दो, इट डजंट मैटर। इसका नोट खास तौर पे यहां पर देखना है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं करूंगा नोट 7। नोट 7 में लिखूंगा लीज लायबिलिटी। और यहां लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। जो आपने रेंटल्स पे करने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली वो प्रेजेंट वैल्यू ये है 13,5400। 13,5400। अच्छा, अगर कोई आईटीसी हो वो यहां प्लस होनी है, वो नहीं है, या अनगारंटीड रेजिडेंशियल वैल्यू हो वो प्लस होगी, वो बात का मसला है। लेकिन फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं, ये मेरी लीज लायबिलिटी आ गई। इसमें से मैं बकायदा शो करूंगा लेस करंट पोर्शन, जो हम ऊपर शो कर चुके हैं। करंट पोर्शन जो है वो मेरा लीज लायबिलिटी का 637,952 है। जब इसको लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नॉन करंट पोर्शन आ जाएगा। नॉन करंट पोर्शन जी कितना आया? नॉन करंट पोर्शन वो ऑब्वियसली वही बनेगा, लेस करोगे तो 712,448। इसके फौरन बाद एक नोट और बनाएंगे हम, जिसको हम कहते हैं अनडिस्काउंटेड मैच्योरिटी एनालिसिस। अब इसको मैं रेस कर सकता हूं, जिसको मैं नोट नंबर 7.1 दूंगा। अनडिस्काउंटेड मैच्योरिटी एनालिसिस। और इसमें अनडिस्काउंटेड का वर्ड है, यानी मीन आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना। मैच्योरिटी एनालिसिस में आपने ये शो करना है अगले साल कितनी पेमेंट करनी है, 1 से 5 साल के दरमियान कितनी पेमेंट करनी है, और 5 साल से ज्यादा अरसे में कितनी पेमेंट करनी है। ओवरऑल इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। मैं लिखूंगा सबसे पहले नॉट लेटर देन 1 ईयर। नॉट लेटर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा अरसे में जो पेमेंट, यानी नॉट लेटर जो 1 साल से ज्यादा अरसा एक्सीड ना हो, उसमें कितनी पेमेंट करनी है। वेरी सिंपल, अगले साल कितनी पेमेंट करनी है। बताइएगा अगले साल मैंने कितनी पेमेंट करनी है? 2016 के एंड पर मैं ये कह रहा हूं, यानी इट मींस 2017 में मैंने कितनी पेमेंट करनी है? टेल मी। 637,952। 800,000। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना इसको, अनडिस्काउंटेड। जो अगर आप 637 बोल रहे हो जो गलत नहीं है, लेकिन वो डिस्काउंटेड है, ये अनडिस्काउंटेड है, यानी इसके अंदर आपने जो ग्रॉस अमाउंट पे करनी है सिर्फ उसको शो करना है, ना 800,000। अच्छा, अब ये एक इंस्टॉलमेंट अगले साल पे करनी है, बाकी कितनी इंस्टॉलमेंट रह जाती हैं आपकी? एक 1 और 2? एक रह जाती। एक रह जाती है। आर यू श्योर? सर 2 रह जाती है। और इसके बाद 2 एक रह जाती है। देखो आप 2016 में एक इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो, 3 इंस्टॉलमेंट मैंने टोटल पे करनी है। एक पे कर चुके हो, एक अगले साल पे करनी है जो मैंने शो कर दी, और एक उससे अगले साल पे करनी है। इससे आगे वाला समय लिखता हूं, उसको हम लिखते हैं बिटवीन 1 to 5 years।
बिटवीन 1 to 5 years। ये 1 to 5 का मतलब क्या है? इसमें ग्रेटर देन 1 बट अप टू 5। इसमें भी एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है 800,000। इसके बाद हम लिखते हैं लेटर देन 5 years। 5 years। और इसमें तो खैर कोई नहीं है, मैं नील कर रहा हूं। तो ये 1.6 मिलियन की अभी मैंने पेमेंट करनी है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1350400 है। ये ग्रॉस अमाउंट है 1.6 मिलियन की। इसको हम कहते हैं अनडिस्काउंटेड मैच्योरिटी एनालिसिस। ये मस्ट होता है, इसकी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की कि आपने अनमेच्योरिटी डिस्काउंटेड मैच्योरिटी एनालिसिस करना है। लॉजिकली जेन में रखिएगा, ये अगला साल हुआ, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर हुआ, और ये फिफ्थ से ऑनवर्ड हुआ, ग्रेटर देन 5। यानी इसमें एक इंस्टॉलमेंट आएगी, इसमें 4 इंस्टॉलमेंट आएंगी, और इसमें रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आएंगी। और अगर जैसे एग्जाम में ये, जैसे इस क्वेश्चन में ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ओवरऑल शो किया, जिस क्वेश्चन में मोर देन 5 ईयर आ जाए उसको भी आपने लाजमन शो करना है। ठीक है जी। ये तो एक आ गया आपका सिंपल, एक पूरा मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर किया कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम मैं आपको याद होगा मैंने कहा था कि रेंटल जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर जिस डेट को स्टार्ट हो रहा है उसी डेट को लीज एग्रीमेंट हो। लीज एग्रीमेंट में डिफर, वो चेंज भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है, लीज एग्रीमेंट जुलाई टू जून है, कोई भी डेट हो सकती है। मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं और एक एग्जांपल के मुताबिक मैं आपको ये भी समझाता हूं कि उसको कैसे हैंडल करना है अकाउंटिंग में। अच्छा, ये तो मैंने लिया एंड ऑफ द ईयर, लेकिन इससे पहले एक स्टार्ट ऑफ द ईयर की भी एग्जांपल लूंगा डिस्क्लोजर के लिए। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ईयर की। ओके जी, एग्जांपल 4 आइएगा। एग्जांपल 4 आइएगा। ये पास पेपर का भी क्वेश्चन है। एग्जांपल 4, पेज नंबर भी मैं आपको बोल देता हूं, पेज नंबर है 546। ऑन 1 जुलाई 2014, अगर डाटा नहीं है तो मैं यहां पर कहीं एक जगह पे लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा डाटा चाहिए मुझे। ऑन 1 जुलाई 2014, MTL Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. Details of lease are as follows. Cost of machine जो है that is 20 million है। लीज टर्म जो है that is 4 years and useful life 10 years. Installment of 5.80 million is paid annually in advance on 1st July. In advance on 1st July. हर साल 1 जुलाई को आपने पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 15.725879%। अब ये जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एट द एंड ऑफ लीज टर्म MTL has an option to purchase the machine on payment of 2 million। ये परचेज ऑप्शन है। और हमने क्या पढ़ा था, हर परचेज ऑप्शन जो है वो तब परचेज ऑप्शन हम कहलाएगी व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन ऑफ लीज दैट द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइजेबल। ये कैसे डिसाइड होगा, इससे अगली लाइन पढ़िएगा। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। देखो वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त आपकी ये टर्म एग्रीमेंट की खत्म होगी, 4 साल खत्म हो जाएगी, तो 4 साल के बाद आपकी जो इस एसेट की मशीन की फेयर वैल्यू 3 मिलियन होगी, और मेरे पास ये ऑप्शन है कि आई कैन बाई इट एट 2 मिलियन।
राइट। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि मुझे इसको क्या ये परचेज बार्गेन ऑप्शन बनेगी, परचेज ऑप्शन या नहीं? इज इट रीजनेबली सर्टन और नॉट? सर्टेन है। यस। तो इट मींस कि अब आपने ये पेमेंट भी करनी है, इसको हम कहते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 2 मिलियन। ये 2 मिलियन की अमाउंट आ गई जिसको परचेज ऑप्शन कहेंगे। ये एंड ऑफ लीज पीरियड। अब मेरा एक क्वेश्चन और है, जरा उसका भी जवाब दीजिएगा। टेल में डेप्रिसिएशन कितने सालों पे लूं, 4 ईयर पे या 10 ईयर्स पे? लेसी डेप्रिसिएशन किस पर लेगा, 4 ईयर्स पर या 10 ईयर्स पर? 10 4 years. years. 10 ईयर्स पर। रीजन? सर क्योंकि परचेस ऑप्शन मौजूद है सर। हाँ जी, जब परचेज ऑप्शन मौजूद है और हम ये खुद कह रहे हैं कि इट इज रीजनेबली सर्टन द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड, तो ऑब्वियसली फिर ऑनरशिप जो है वो टाइटल हमारे पास होगा, तो हम उसको यूजफुल लाइफ तक यूज करेंगे। और हमने पढ़ा था व्हेन द ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड देन द डेप्रिसिएशन शैल बी बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। बट हाउएवर इफ द डेप्रिसिएशन, इफ द यूजफुल लाइफ, जब सेकंड पढ़ा था, the ownership is not transferred to the lessee at the end of lease period, then shorter of these two periods shall be a lease, shall be the period of depreciation। ठीक हो गया? सो अब इसमें सिर्फ चेंज आ रही है स्टार्ट ऑफ द ईयर और कोई नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप उसी तरीके से, अच्छा ये जो एग्जांपल मैं करवाने लगा हूं इसी को मैं मिड ईयर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना है अब आपने। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब बताइएगा कौन कौन सी पेमेंट्स आपने करनी है। स्टार्ट से चलें, एज पर क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां तक, एज पर क्वेश्चन। I have to make a payment of 5.8 million in advance और लीज पीरियड है 4 ईयर, 4 इंस्टॉलमेंट मैंने पे करनी है, लेकिन उसके एंड पे 2 मिलियन भी पे करना है। तो मैं दो प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं रेंटल्स की। इन 4 रेंटल्स में एक रेंटल एडवांस है, जो एडवांस रेंटल है उसको एज इट इज लिखते हैं 5.80 प्लस। जब मैं एक एडवांस रेंटल निकाल देता हूं, बाकी जो 3 रेंटल है वो ऑटोमेटिकली एरियर में चले जाते हैं, 1 साल के बाद शुरू होंगे। उसको आप एन्युटी लगाओ 5.80 इनटू 1 माइनस 1 पॉइंट। अब यहां इंटरेस्ट रेट काफी लंबा दिया हुआ है, 15725879 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय, अब देखो मैंने -n+1 कहा था, ये खुद ब खुद मैंने उसको डायरेक्टली लेस करके लिख दिया -3 डिवाइडेड बाय 0.15725879 और प्लस। अब आ जाए एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 4 ईयर, फिर मुझे 2 मिलियन की पेमेंट करनी है परचेज ऑप्शन में, +2 इंटू 1.15725879 रेज टू पावर -4। और यहां मैंने एन्युटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट है और ये अमाउंट मैंने पे करनी है आफ्टर 4 ईयर। यहां एन्युटी क्यों लगाई, क्योंकि ये हर साल की पेमेंट है। तो ये 3 कैलकुलेशन अलग-अलग अभी मैं कर रहा हूं। पहली तो 5.80 होगी, जरा आप इस हिस्से को कैलकुलेट कीजिएगा यहां से लेकर यहां तक, जो एन्युटी वाला पोर्शन है। देखो क्या आंसर निकला। जी शाबाश सर ये 5.80 है। जी 5.80 है। सर ये 13.8049।
8049 प्लस, अब आखिरी भी कैलकुलेट कीजिएगा, 2 इंटू 1.1572587 रेज टू पावर -4, सर ये 0.3676 3676 अब इन तीनों को प्लस कर दो। सर वो 13.0849 है। 0849 ओके। अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा, सर 19.252। ये कैलकुलेशन मुझे गलत लग रही है क्योंकि इसका आंसर मुझे याद है कि 19.99 आता है। सर 27.3983 आ रहा है मिडल में। कैलकुलेशन मुझे गलत लग रही है, ये कैलकुलेशन गलत लग रही है, मैं एग्री नहीं कर रहा आपसे। जी सर, इसका आंसर 27.3983 है। सर 19.9999 आ रहा। जी जी इसी तरह आता है ना 19. सर ये लास्ट वाली पेमेंट सर जो निकाले 0.3676 ये रॉन्ग है। रॉन्ग है, हाँ इसको बताइए। तो ये किसने बताया था? सर, उस्मान ने बताया होगा। सर उस्मान, लास्ट एंट्री जी जी बोलिए। 0.115 0 पॉइंट 0 नहीं है सर, लास्ट 1.115 सर 1.1150 0 पॉइंट नहीं है सर, 1150। अब इसको प्लस करो तो आई थिंक ये 19.99 समथिंग आता है। यस सर 19.999। यस सर यही आ रहा है। ठीक, इसको हम 20 मिलियन ही लेंगे और दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है 20 मिलियन, तो इसको मैं मतलब स्केड्यूल में 20 मिलियन से ही स्टार्ट करूंगा। अब जब मैं स्केड्यूल बनाता हूं, अच्छा अब देखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर पूरे 4 साल का स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। जिस साल का एग्जामिनर डिस्क्लोजर मांग रहा है उससे अगले साल तक आपने सिर्फ स्केड्यूल बनाना है। रीजन, ताकि अगला साल मुझे क्यों चाहिए, ताकि मैं करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग कर दूं। अभी समझने के लिए मैं सारा बना रहा हूं, उसमें कोई मसला नहीं, कोई 4 साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जरा स्केड्यूल में चलिएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं डेट के बाद नेक्स्ट लीजिएगा लीज लाइबिलिटी का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, और ये मिलियंस में ही हम बनाएंगे। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट और 2 डेसिमल तक रखेंगे एट अ रेट ऑफ 15.725879%। और उसके बाद जो मैं पेमेंट करूंगा वो लेस होगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा लीज लाइबिलिटी का। तो स्केड्यूल अगर हम बनाएं तो मेरा लीज एग्रीमेंट 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट हो रहा है, और जिस डेट को स्टार्ट हो रहा है उसी दिन मैंने पहला रेंटल भी पे किया। इनिशियली लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी 20 मिलियन की, और यकीनन आज ही मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उस पर तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं निकलेगी। आज जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो 5.80 है, तो 20 में से 5.80 लेस कीजिएगा, हाउ मच, 14.20, राइट। अब अगली पेमेंट मैंने 1 जुलाई 2015 को करनी है। ये बहुत जरूरी होता है, वो कहता हूं एडवांस ऑन 1 जुलाई ईच ईयर, हर साल 1 जुलाई को ही पेमेंट करनी है। एक दिन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर यही पेमेंट मैं 30 जून को लूं तो उसी अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेगा, क्योंकि 30 जून उसने क्लोजिंग ईयर दिया हुआ है। और अगर मैं 1 जुलाई को लेता हूं तो अगले अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेगा एक दिन से। तो लिहाजा यहां पर 1 जुलाई लिखा, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 14.20। अब 14.20 का 15.725879% लीजिएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2.23 सर 2.23, और पेमेंट मैं करूंगा 5.80।
आप इसमें ये प्लस करके 2.23 5.80 माइनस कर दीजिएगा, क्या आंसर आया? सर 10.63। 10.63। अब इससे आगे चलिए, थर्ड रेंटल में पे करूंगा 1716 को, जब मैं पे करूंगा उस वक्त लीज लायबिलिटी 10.63, इस पे फाइनेंस कॉस्ट 1.67, 1.67, पेमेंट 5.80। अब इसको प्लस माइनस कीजिएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी क्या आई? 6.5। 6.50। अब 1 जुलाई 2017 को फोर्थ रेंटल होगा, क्योंकि 4 रेंटल थे, 6.50। अब इस पे फाइनेंस कॉस्ट 15.725879, 1.022। 02, और रेंटल पे करूंगा 5.80। तो इसमें ये प्लस करके ये माइनस कीजिएगा, 1.72। 72। अब देखिएगा आखिरी, अब ये 4 रेंटल पे हो गए, लेकिन जब लीज टर्म खत्म होगी तो मैंने 2 मिलियन भी पे करना, और लीज टर्म खत्म हो रही है 30 जून 2018 को, तो उस दिन मेरी लाइबिलिटी 1.72 होगी। अब इसका फाइनेंस कॉस्ट निकालिएगा, देखें कितना आता है, 0.27। 0.27, लेकिन मैं इसको 28 करूंगा ताकि ये एग्जैक्टली 2 हो जाए। 2 माइनस करता हूं तो ये नहीं हो जाए। ये कंप्लीट स्केड्यूल बना दिया, हालांकि मुझे इसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं कंप्लीट स्केड्यूल बनाता, क्योंकि उसका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेलिवेंट रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। अब यहां पर उसने 30 जून 2016 का डिस्क्लोजर मांगा है, यानी 2 साल की लीज के बाद, 2 साल की लीज का, और कंपैरेटिव फिगर भी मांगा है। जब आप 16 का बनाओगे तो साथ 15 भी आएगा। क्लियर? तो लिहाजा यहां से आगे मैं अगर एक्सट्रैक्ट की तरफ आऊं, SOCI का तो अभी जरूरत नहीं है, वो तो बन जाएगा। SOFP बहुत जरूरी है, जिसको मैंने समझाना है। SOFP जी, राइट ऑफ यूज एसेट रुपीज इन मिलियन, और यहां 2 कॉलम बनाऊंगा। 2016 उसने कहा है, 30 जून 2016, कंपैरेटिव फिगर होगा 30 जून 2015। बेशक पहले वैल्यू 15 लिख लो, फिर 16 लिख लो, डजंट मैटर, लेकिन शो पहले लेटेस्ट ईयर किया जाता है। बताइएगा राइट ऑफ यूज एसेट कितने मिलियन का था? 20 मिलियन का। इसमें 1 साल की डेप्रिसिएशन लेस करूंगा तो ये 18 मिलियन आ जाएगा, फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन के बाद ये 16 मिलियन आएगा। ये अभी हमने डिसीजन लिया था, हमने डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया था स्टैंडर्ड की लाइट्स की गाइडलाइंस की लाइट्स में, कि जब आपका ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन लेंगे। यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, इसलिए मैं 10 ईयर पे डेप्रिसिएशन ले रहा हूं। हाँ जी, अब आइएगा करंट और नॉन करंट लीज लाइबिलिटी। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, लीज लाइबिलिटी 2015 की बात कीजिएगा। 2015 जब खत्म हो रहा है तो ये ईयर है 30 जून 2015, तो कहां लाइन ड्रॉ करूं? ये भी 15 है, लेकिन ये 1 जुलाई है, ये अगला काउंटिंग ईयर है। ये हमेशा याद रखना है तरीकाकार। 30 जून 2015 के बाद की ट्रांजैक्शन से पहले आपने लाइन लगानी है, यानी 30 जून 2015 लीज लाइबिलिटी है मेरी 14.20। इसमें करंट पोर्शन अगर मैंने निकालना हो तो क्या करूंगा? जैसे हमने पढ़ा था, ये पोर्शन इन दोनों को माइनस कर दें। 5.80 में से 2.23 लेस करो, ये आएगा 3.57 करंट पोर्शन होगा, और नॉन करंट पोर्शन जो है वो 10.63 होगा।
लेकिन इसके साथ अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी करंट लायबिलिटी में, अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है 2.23 वाली, दिस वन, ये रिलेट 30 जून 2015 तक की करती है, तो ये 2.23 की फाइनेंस कॉस्ट भी अक्रूड में आप शो करोगे। इसी तरह 2016 का जब मैंने डिस्क्लोजर बनाना है तो ये खत्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो करंट पोर्शन है 5.80 माइनस 1.67 यानी 4.13। 4.13 is the current portion and what is the non current portion? 6.50, ये मेरा नॉन करंट पोर्शन है। और जो इस साल की फाइनेंस कॉस्ट है अप टू 30 जून 2016 वो पे करोगे 1 जुलाई 2016 को, अगले अकाउंटिंग ईयर में पे करनी है, और वो फाइनेंस कॉस्ट है 1.67, वो यहां शो करोगे। तो ये याद रखिएगा जिस वक्त एडवांस का केस आता है यानी पेमेंट इज मेड इन एडवांस, तो उस सूरत में एक डिस्क्लोजर में इजाफा ये भी हो जाता है अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट का। ठीक हो गया जी? यहां तक मैंने कर दी है, अब इसे आगे जरा खुद बनाइएगा, बाकी नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। और क्योंकि इसी एग्जांपल को फिर मैंने यूज करना है मिड ऑफ द ईयर के लिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। जी जी सर जब एंट्रीज करते हैं तो हम फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करते हैं और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, तो उसमें तो अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट का हेड बनता ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा हो और फाइनेंस कॉस्ट अभी आपने पे ना की हो तो फिर तो आप फाइनेंस लायबिलिटी लीज लायबिलिटी में की बजाय अक्रूड फाइनेंस में डालेंगे ना। साल खत्म हो रहा है ना, पे नहीं किया, वो तो ये होता है ना साथ ही पे कर रहे हैं, तो आप लीज लायबिलिटी में डालते हो और साथ ही पे कर देते हो, ये अब अगले साल पे होना है, इसलिए हम अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट का लेजर ओपन करते हैं। ठीक हो गया सर। ओके जी, अब मैं जरा इसको पहले स्टॉप करूंगा।